Welcome back, and another edition of Kickoff Conversation. And this podcast is all about the post-match review of the match versus Brighton. मेरे साथ join किया है खुलदून ने as usual, and Kashif is also with us in this podcast. Welcome to both of you. Thank you. Thank you. तो चलिए हम start करते हैं with the lineups. ऑलमोस्ट हमने लाइनअप तकरीबन सही प्रेडिक्ट की थी। मेरी थोड़ी लाइनअप मैंने कहा था हेंडरसन स्टार्ट करेगा एंड हेंडरसन स्टार्टेड, सो आई थिंक De Gea इज नाउ ऑफिशियली आवर नंबर 2। He is our number 2. और पोग्बा और फ्रेड, पोग्बा ने थोड़ा डीप रोल में स्टार्ट किया था व्हिच वाज अ सरप्राइज। डैनियल जेम्स डिडंट स्टार्ट, ग्रीनवुड स्टार्टेड, और बाकी लाइनअप हमने तकरीबन वही लाइनअप थी जो हमने डिस्कस की थी। हमारी स्कोर प्रेडिक्शन में भी हाँ, पॉग्बा फ्रेड तो मेरे माइंड में था लास्ट टाइम के वो दोनों सेंटर में खेलेंगे। ग्रीनवुड वाज द ओनली सरप्राइज बिकॉज़ he was past fit, so which is why he started, but he was a fitness doubt more than out of choice, so he's more of a fitness concern. बाकी ब्राइटन जो थी वो अनचेंज थी फ्रॉम देयर लास्ट मैच अगेंस्ट न्यूकासल आई थिंक, तो कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं थे लाइनअप में। प्रेडिक्शन भी हमारी सबकी गलत हुई सिवाय एक चीज के कि हमने गोल कंसीड कर लिया, वरना 5 गेम्स का वो रिकॉर्ड था। वो जो हम दो बंदों ने 3-1 की जो प्रेडिक्शन की थी, वो मुझे यकीन था कि हम गोल खाएंगे, क्योंकि जब तक गोल ना पड़े तब तक हम खेलते भी नहीं है। मैं स्टैट पढ़ रहा था कि इस सीजन हमने 25 पॉइंट्स लिए हैं फ्रॉम लूजिंग पोजीशन। यस, हम दैट्स वो एन अचीवमेंट मेरे ख्याल से। उस स्टैट की तरफ भी आएंगे एंड पे। तो हम चलते हैं थोड़ा मैच स्टैटिस्टिक्स पे। 57% पोजीशन रही यूनाइटेड के पास, 42% ब्राइटन की। ड्यूल सक्सेस रेट 51%, 49%। एरियल ड्यूल भी 72%। इसमें ना एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो यूनाइटेड ने पासिंग की है ना, तकरीबन कोई 300 से ऊपर पास यूनाइटेड ने उनके हाफ में किया है। मतलब वो कल वही उस दिन जो वाली बात हम डिस्कस कर रहे थे, वो प्लान करके आए थे कि सिट बैक होल्ड करें, और उससे यूनाइटेड को वही बात है, वो मसला हो रहा था। यूनाइटेड ने जो अपना गोल निकाला है पहला वाला भी, वो ऑलमोस्ट लाइक अ हाफ ब्रेक था। तो इसमें एक चीज वही चीज सही नहीं लगी, वो है कॉर्नर्स, जो कि हमें नहीं इतने ब्राइटन को देने चाहिए थे, क्योंकि उनका स्ट्रेंथ जो है वो सेट पीसेस हैं। और ब्राइटन ने वो लॉन्ग बॉल ज्यादा अटेम्प्ट किए हैं, और उन्होंने हमसे तकरीबन ज्यादा उन्होंने लॉन्ग बॉल पे गेम रखी है। वो देख रहे थे, इस चीज को उन्होंने काफी यूटिलाइज किया है। काउंटर भी उन्होंने अटैक किया। पहला हाफ तो काफी वो था, मतलब ये ओवरऑल स्टैट्स हमारे मैच के, फिर क्योंकि सेकंड हाफ बेहतर था तो, लेकिन फर्स्ट हाफ में काफी ही बुरी परफॉर्मेंस थी कि इतना क्रिएट भी नहीं किया और उनको भी अपॉर्चुनिटीज थी काफी। तो हाँ जी, फर्स्ट हाफ एनालिसिस पे भी हम आ जाते हैं। यूनाइटेड की तरफ से तो बिल्कुल कोई इनका दिल नहीं था खेलने का। फर्स्ट हाफ में ऐसा लग रहा था कि बहुत ठंड प्रोग्राम है, तो वेलबैक ने उसका पूरा फायदा उठाया और गोल भी कर दिया। इसका वेलबैक का भी एक स्टैट है, स्टैट की तरफ हम जरा थोड़ा एंड पे आएंगे, लेकिन अच्छा सेव था हेंडरसन का, लेकिन हमारा डिफेंस लैप्स वंस अगेन वी सॉ। लिंडेलॉफ जो गोल हुआ था उसमें दोनों लिंडेलॉफ और वैन बिसाका दोनों की गलती। लिंडेलॉफ को तो वैसे एक तो हेडर आ रहेगा, हेडर मिस करते हैं तो सीधा जिससे सेंटर बैक ने अगर हेडर मिस कर दिया तो वहां तो गलती होगी, लेकिन वैन बिसाका को भी एंटिसिपेट करा था कि लिंडेलॉफ हेडर मार देगा, उसको वेलबैक को छोड़ना नहीं चाहिए था। दोनों की गलती थी। तो ये और ओवरऑल भी हम गेम कंट्रोल नहीं कर पाए। ब्रूनो हैड अ वेरी ऑफ फर्स्ट हाफ, कुछ खास क्रिएट नहीं कर पाए फ्रंट। सिर्फ ग्रीनवुड थोड़ा ब्राइट लगा था, जो ही हिट द पोस्ट एज वेल। अच्छा, लिंक अप प्ले भी नहीं बन पा रहा था। मतलब कवानी स्टार्ट जरूर किया और बड़ा कवानी से एक्सपेक्टेशंस भी हैं, और अब तो खैर सीजन एंडिंग की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी भी वो क्रूशियल गेम्स प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन वो लिंक अप भी नहीं, कोई ना स्मूथ लिंक अप नहीं नजर आ रहा था, लाइक टच एंड गो, और कोई होता है ना क्रिएटिविटी। इंटरनेशनल ब्रेक की वजह से मेरा ख्याल है काफी लोग जो थे लग रहा था जिस तरह अड़ से गए हैं कहीं पे। स्ट्रक बहुत ज्यादा। लेकिन फिर अब हम चलते हैं सेकंड हाफ की तरफ, तो सेकंड हाफ काफी बेहतर था एज कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ। आई थिंक ब्राइटन बहुत ज्यादा सॉलिड थी डिफेंसिवली। उनके सेंटर बैक्स दे वर विनिंग ऑल द ड्यूल्स इन देयर हाफ, और कवानी को कुछ खास चांस नहीं मिला कुछ भी करने का।
जो कि एक वरीइंग साइन है, क्योंकि मार्शियल शायद पूरा सीजन नहीं खेलेगा, क्योंकि सोल्शर ने उसकी इंजरी जो है वो काफी बैड है। तो कवानी मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट करेगा, लेकिन कवानी का ब्राइटन के अगेंस्ट बहुत मतलब पुअर था, आई वुड से, एज पर हिज हाई स्टैंडर्ड्स, आई वुड से दैट ही वाज पुअर अगेंस्ट ब्राइटन। और आई थिंक सो ये एक बेस्ट चांस भी बन सकता है अमाद के लिए। जाहिर बात है, अब अमाद को अगर गेम्स मिले, क्योंकि ग्रीनवुड को अगर आप नंबर 9 पे एडजस्ट करने की ट्राई करो, जो लोग मतलब उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, जब से वो एकेडमी से आया उसकी ओरिजिनल पोजीशन के बारे में भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो जाहिर बात है राइट विंग पे हम उसे एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब माइट बी पॉसिबल कि उसको एक अच्छा खासा लॉन्ग स्पेल मिले नहीं, तो ख्याल है पोग्बा को थोड़ा फ्रंट रोल मिलेगा। मैकटोमनी अगर मिडफील्ड में आ जाता है, मैकटोमनी फ्रेड, तो पोग्बा को शायद थोड़ा लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे उसको शायद ट्राई करें। बट लेट्स सी हाउ इट गोस। लेकिन सेकंड हाफ हमारा फर्स्ट से काफी बेहतर था, बहुत ज्यादा। ग्रीनवुड का काफी है, वैसे मैं भी एग्री करूंगा इस बात से, क्योंकि वो उसका जो बल्कि जो गोल भी उसने कल किया है was a typical number 9 finish, मतलब unlike the usual goals he scores, usually वो राइट फॉरवर्ड वाले गोल ज्यादा करता है, थोड़ा रन हो गया, थोड़ा मूव हो गई, ये टिपिकल वो आपने उस हिसाब का उसका गोल था। तो बट हाँ, थोड़ी रोटेशन होगी अब, क्योंकि इंजरीज हैं, और अगर कवानी की इस तरह की फॉर्म नहीं आ रही तो थोड़ी फ्रंट पे कौन खेलेगा वो अभी डिसाइड करना पड़ेगा। और सोल्शर ने बल्कि बड़ी तारीफ भी की ग्रीनवुड की, कि सारे आजकल के जो मीडिया है वो स्टैट्स पे जाता है, गोल पे, असिस्ट पे, लेकिन पिछले 2-3 महीने से ग्रीनवुड काफी बेहतर खेल रहा है, और फाइनली उसके गोल्स भी आना शुरू हो गए हैं। लेस्टर के अगेंस्ट उसने स्कोर किया है, फिर कल भी वो फर्स्ट ऑफ फ्रॉम द पोस्ट, उसके बाद सेकंड हाफ की हम बात कर रहे हैं, तो आई थिंक सो यहाँ पे वो अप्रिशिएट अब कर देना चाहिए रैशफोर्ड का गोल। इट्स अ प्योर मतलब क्लास था वो गोल, उसकी वो हाँ स्ट्राइकर्स फिनिश, और जिसने उसने टेक किया फर्स्ट टच, एंड उसने जो बॉडी ओपन की है और जो प्लेसमेंट थी, और अमेजिंग। वो मतलब ना कल लगा है कि वो ना एक यूनाइटेड क्लास, कभी कभार वो बड़ा ऑफ भी हो जाता है, लेकिन कल उसने वो जो एक उसने का चांस मिस नहीं करना, एक जो चांस आया इसको ना, लेट्स फिनिश इट। यस, बहुत अच्छा फिनिश था वो। और रैशफोर्ड की और भी तारीफ इससे भी बनती है, क्योंकि इस सीजन उसकी गोल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, उसकी और ब्रूनो की मिला के आई थिंक 61 या 62 गोल इन्वॉल्वमेंट्स हैं। और रैशफोर्ड पूरा सीजन जो है वो इंजरीज के साथ खेला है, तो उस तरीके से भी देखा जाए तो कल भी सब्स्टिट्यूशन हो गई उसकी। हाँ, उसकी अभी भी वो हाँ बाकी ये बड़ा क्रूशियल वीक आने लगा है। वैसे तो हम ब्रूनो फर्नांडिस की तारीफें करते रहते हैं, लेकिन एक जो गोल रैशफोर्ड का गोल फिनिश तो बहुत थी, लेकिन उसमें जो पास था उसका फर्नांडिस का, खास करके पास की जो टाइमिंग थी, कि वो पास को तो 5 सेकंड पहले भी कर सकता था। बॉल जब उसको मिली है, वो डिफेंडर की गलती थी, उसके बाद बॉल आ गई, लेकिन पहले पास करता तो रैशफोर्ड को बीट करना पड़ना था डिफेंडर, फिर गोल करना था। उसने जिस टाइम पे बॉल रिलीज किया वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसकी वजह से रैशफोर्ड को एक ओपन को मिल गया था। लास्ट मोमेंट तक उसने वेट किया था, वो टैकल होके पर गिर भी गया था, गोल के बाद भी वो कंप्लेन करता था कि यार येलो दो इसको। तो वो उसकी पास की टाइमिंग बहुत है। मुझे शुक्र है वो येलो के लिए कह रहा था, पेनल्टी के लिए नहीं कह रहा था। क्या गोल के बाद ही पेनल्टी दो? ये पेनल्टी नहीं बनती थी, वो आउटसाइड द डी था आई थिंक, चैलेंज उसका वेल्शमैन का। तो फर्नांडिस की सेकंड हाफ परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, और वही बात है कि फर्नांडिस खेलता है तो हम लोग भी खेलते हैं। तो उसके मेरे ख्याल में 4 की पासेस थे, और आई थिंक 3 शॉट्स ऑन गोल थे, जो कि दोनों चीजें बाकी प्लेयर से ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो ऑफिशियल मैन ऑफ द मैच भी फर्नांडिस ही था कल का, जो कि मेरे ख्याल एक और प्लेयर भी सेकंड हाफ की सिर्फ परफॉर्मेंस पे था। फर्स्ट हाफ में वो बिल्कुल ऑफ था बहुत ज्यादा। मेरा मैन ऑफ द मैच ग्रीनवुड था। आई थिंक he was good in both halves, I would say. अपनी स्पेस भी बना रहा था, जगह भी बना रहा था, और फिर उसने गोल भी स्कोर किया, which was a deserved winner, I would say. मैं भी एग्री करूंगा। फर्नांडिस को ख्याल में मैच से पहले ही डिसाइड कर लेते हैं यूनाइटेड जीतेगी तो ब्रूनो फर्नांडिस मैन ऑफ द मैच होगा। लेकिन मेरे ख्याल में ग्रीनवुड से भी ज्यादा पॉल पॉग्बा की परफॉर्मेंस, नॉट जस्ट इन द अटैकिंग हाफ, उसकी जो सेंटर मिड में उसके जो डुअल उसने जीते हैं, जो इंटरसेप्शंस हैं, वो वाली जो उसकी गेम थी वो भी काफी अच्छी थी। तो ग्रीनवुड के साथ पॉग्बा मेरे ख्याल में ये दोनों ज्यादा बड़े। पॉग्बा का भी असिस्ट था, और पॉग्बा का एक बहुत वन टच एक पास था जो ब्रूनो फर्नांडिस को था। आई थिंक ही वाज 1-on-1 विद द कीपर,
That pass was बिल्कुल। absolute class from Paul हाँ। Pogba. I would say that was world class, pinch perfect तो pass. लेकिन पॉगबा और जो है फर्नांडिस की तो बात होगी, एक प्लेयर पे बड़ा एक जिसे कहते हैं ना 50-50 राय है। फ्रेड को बड़ा कुछ लोग बुरा कह रहे हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। फ्रेड की परफॉर्मेंस है जो, वो भी एक जो है ना, वो बड़ी एक सस्पेंसफुल परफॉर्मेंस थी। मेरा ख्याल है कि उसको इतना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, वो सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं है। अब उसको वो रोल प्ले करना पड़ रहा है, तो बस अब वो जो कैपेबिलिटी है उसकी, आई थिंक सो मैक्सिमाइज कर रहा है। हमने इस पॉडकास्ट में फ्रेड की बहुत तारीफ हम ऑलरेडी कर चुके हैं और उसके बाद लेस्टर हाँ। परफॉर्मेंस उसके बाद आई थी, उससे पहले हम बहुत तारीफ उसकी कर चुके हैं। नहीं, वो मेरा ख्याल है कि अभी भी वो डिस्कशन हो रही थी, तो मैं मतलब काफी कुछ लोगों का ये कहना है कि सेंटर बैक साइन करना चाहिए, कुछ लोगों का ये कहना है कि सेंटर बैक पेड़ सही है, डिफेंसिव मिडफील्डर साइन करना चाहिए। तो इस पे एक मेरा बहुत ख्याल है मैंने सीडीएम कहा साइन करना चाहिए, क्योंकि मैटिच की अब मेरा ख्याल है पूरा हो गया है टाइम पीरियड, तो मैटिच की हाँ। रिप्लेसमेंट हमें चाहिए। और फ्रेड और मैक्टोमिनी दोनों में से कोई भी सीडीएम नहीं है। दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर अगेंस्ट बिग साइड स्पेशली, लेकिन दोनों मेरा ख्याल है सीडीएम नहीं है, सीएम बोलूंगा मैं। और फ्रेड का लिमिटेड कैपेबिलिटीज है, वो डिफेंस ब्रेकिंग पास नहीं कर सकता, लेकिन वो जो चीज करता है वो चीज बहुत अच्छी करता है। जो प्रेस, फास्ट प्रेस जो हमें चाहिए होता है अगेंस्ट बिग ऑपोजिशन, वो फ्रेड बहुत अच्छा करता है, जिसकी वजह से वो टीम में बेसिकली। और भाई शॉ की परफॉर्मेंस में फ्रेड का बहुत रोल है, उसको बहुत कवर करता है वो लेफ्ट साइड पे। हाँ। उसके बगैर शॉ की इतनी वो अटैकिंग इतना खुल के नहीं वो कर सकता फ्रेड के बाद। तो जो उसका रोल है फिलहाल, उसकी लिमिटेड कैपेबिलिटीज हैं, अब उसको आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। और आपके और पास दूसरा उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है कि आप किसको खिलाएं। डिफेंसिव मिडफील्डर साइन करने के लिए ना एक और भी मसला है कि हमें ऑफलोड भी करना पड़ेगा। तो मेरा नहीं ख्याल हमारी पॉलिसीज, ट्रांसफर पॉलिसीज या नेगोशिएशन इतनी अच्छी है कि हम पहले प्लेयर बेच दें फिर प्लेयर ले भी लें। इतनी दूर तो का ये सोचते हैं। तो और चले वो आज अभी मैं थोड़े स्टैट्स की तरफ चलते हैं, मैच के स्टैट्स की जानिब। तो Welbeck became the first player to score as many as 3 Premier League goals against United after leaving the club. तो ये हमें 2 गोल इसने आर्सेनल के साथ मारे थे, एक 2000 आई थिंक 15 में, एक 2017 में। मैन और ऑफ स्टील। फिर अब ब्राइटन के साथ भी उसने हमें गोल मारा है कल। United have collected 25 points from losing positions this season, which is the highest in the Premier League, और इससे कम लेस्टर ने किए हैं जो कि 16 पॉइंट्स हैं। तो इससे थोड़ी मेंटल कैपेबिलिटीज, मेंटालिटी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इट कुड हर्ट अस इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि सारी टीम्स के अगेंस्ट आप एक गोल या 2 गोल खा के आप कमबैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो स्पेशली नेक्स्ट मैच टॉटनहम हॉटस्पर, यस। वो स्पर्स लेकिन के अगेंस्ट मैच नहीं है, वो जोसे मूरिन्हो वर्सेस एंटी जोसे मूरिन्हो है। ये एक बहुत बड़ा वैसे तमाशा ही बन जाता है। आधे फैन अभी भी मोरिनियो के साथ हुए होते हैं, और आधे जो है वो, हालांकि वो आपके ऑपोजिशन उस टीम का मैनेजर है अब, तो आप बजाय सोल्शर की साइड लेने के वो भी जोजे जोजे कर रहे होते हैं, तो वो अजीब से ही एक फैन बेस डिवाइड। असल में ना मुरिनियो की एक कल्ट फॉलोइंग है। कुछ होता है ना, आप किसी मैनेजर को सपोर्ट करते होते हैं क्योंकि जी वो फलानी टीम का मैनेजर था, या वो फैन को एक फैन बेस है, वो मुरिनियो फैंस है, चाहे वो किसी भी टीम में वो चला जाता है तो उसके एक वो फॉलोअर वो रहते हैं। तो ये है आगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव बीटन ब्राइटन ट्वाइस इन द प्रीमियर लीग दिस सीजन डिस्पाइट कंसीडिंग फर्स्ट इन बोथ गेम्स. Only the second time they have done so against an opponent in a season, also achieving the same against Southampton in 2012-2013, which was I think the season रॉबिन वैन पर्सी ने हैट्रिक मारी थी, उस when we पहली जो won that. हैट्रिक थी। Yes, exactly. हाँ। United have won 8 Premier League games after conceding first this season. Only Newcastle United in 2001-2 and United themselves in 2012-13 have won more such games in a single season, 9 each. तो ये सारी स्टैट्स कुछ थे जो इसमें हमारा फर्स्ट कंसीडिंग फर्स्ट एंड देन विनिंग द गेम कुछ देखने को आया। एक स्टैट मेरे पास भी है इन सारे स्टैट्स के अलावा। मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव ओनली वन
one match this season in which neither Bruno Fernandes nor Marcus Rashford has a goal or assist. एक मैच सिर्फ जीते हैं. और if Bruno Fernandes and Rashford both have either a goal or an assist in a match, in that case Manchester United haven't lost a single match this season. तो इन दो प्लेयर्स की इंपॉर्टेंस आपके सामने. एक मैच कौन सा था जो मैच हम जीते थे उन दोनों के, वो जिसमें उन दोनों ने कुछ नहीं किया था, वो मेरे ज़हन में नहीं आ रहा. कोई होगा, कोई 1-0 को निकालो, मुझे सोचना पड़ेगा. लेकिन सिर्फ एक मैच जीते जिसमें दोनों का गोल असिस्ट नहीं है. वो इसी वजह से क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा गोल असिस्ट इन्वॉल्वमेंट इन दोनों की ही है, which is 60 प्लस. इन दोनों की आपस की है. तो और जब पोग्बा टीम में होता है तो रैशफोर्ड के गोल्स भी ज्यादा हैं. अगर ये भी एक स्टैट मैंने देखा था कि पोग्बा की में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रैशफोर्ड, क्योंकि वो रैशफोर्ड की मूवमेंट के साथ उसकी बहुत सिंक्रोनाइजेशन है. तो मुझे लगता है कि अगर एक डिफेंसिव मिडफील्डर आ जाए, अगर हम सेंटर बैक के लिए नहीं जाते, डिफेंसिव मिडफील्डर आ जाए, तो मेरा ख्याल है कि हम पोग्बा का मजीद नेक्स्ट लेवल वर्जन भी देख सकते हैं. क्योंकि आई डोंट नो बट आई एम स्टिल होपिंग दैट पोग्बा स्टेज, क्योंकि इतना कोई पैसा देने नहीं वाला इस सिचुएशन में उसके लिए जितना मांग रहे हैं. उसकी सैलरी भी बहुत ज्यादा है. तो मेरा ख्याल है वो विन विन सिचुएशन है हम दोनों के लिए. बकाया सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर आ जाए तो आई थिंक सो पोग्बा कैन फ्लरिश मोर. अभी तो बात हो रही है डिकिया के जाने की समर में, कल के मैच के बाद यार बहुत ज्यादा. हाँ, वो काफी रिपोर्ट्स आई हैं. मैंने तो पहले तो कह दिया था, मैंने तो पिछली पॉडकास्ट में कह दिया था कि अगर वो ये ब्राइटन में स्टार्ट ही करता तो वो जा रहा है. मैं कायम हूँ इस पे प्रेडिक्शन पे. अभी ग्रेनाडा के अगेंस्ट तो करेगा स्टार्ट आई गेस. हाँ तो हमारा नंबर 2 है ना. यूरोपा लीग बट खेलेगा. आई स्टिल थिंक इट्स मतलब इतनी जल्दी कॉल ऑफ नहीं करना चाहिए सोल्शर को. नहीं, मैंने सीजन और मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज में पढ़ी थी न्यूज के सोल्शर बहुत पहले से उसको ड्रॉप करना चाह रहा था, लेकिन वो वेस्ट कर नहीं ब्रॉम पा की रहा गेम था. से. हाँ, काफी ऐसे से, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था क्योंकि वो फिर मीडिया प्रोपेगेंडा और वो सारा स्टार्ट हो जाता है बहुत ज्यादा. तो वो एक मौका ढूंढ रहा था जो कि उसको फिर मिल गया, और वो मौका भी इस तरह के हेंडरसन ने भी परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया. ही वाज लुकिंग टू बी द नंबर 1. तो अब फिर वापस इसका टीम में आना तो अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन लेट्स सी हाउ इट गोज. तो थोड़ा लीग टेबल डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमने टॉप ऑफ द टेबल डिफरेंस अगेन 14 पॉइंट्स कर दिए है विद द गेम इन हैंड. वी हैव अ 4 पॉइंट डिफरेंस विद लेस्टर एंड 9 पॉइंट डिफरेंस फ्रॉम चेल्सी, जो कि इट्स अ हेल्दी डिफरेंस. आई थिंक 9 पॉइंट्स विद 8 गेम्स टू प्ले is a large gap, I would say. तो हमारी टॉप 4 उसमें चेल्सी के साथ भी ये गेम है या हमने चेल्सी के साथ खेल ली है? हो गया, दोनों हो गए. हो गया. ओके, दोनों हो गई. ओके. हमारी टॉटनम वाली जो नेक्स्ट गेम है वो बहुत क्रूशियल है. टॉटनम और बहुत ज्यादा. टॉटनम लिवरपूल, दे आर बोथ द सेम पॉइंट्स, और टॉटनम अगर वो जीतने की कोशिश करेंगे दे कुड बी बैक इन द टॉप 4. तो बहुत इंपॉर्टेंट फिक्सचर है नेक्स्ट वाला. और अभी वेस्ट हैम और वुल्व्स का मैच है रात को. तो अगर वेस्ट हैम जीत जाते तो दे कुड बी इन द टॉप 4 एट द प्लेस ऑफ चेल्सी, क्योंकि उनके 52. जैसे लिंगार्ड, तो लिंगार्ड इज देयर की मैन, जो कि हमने पता नहीं उनको क्यों दिया है इस स्टेज ऑफ द सीजन, जबकि वो भी हमारे बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है. नहीं, लेकिन अगर लोन करना था तो आप किसी ऐसी टीम को करते हो कि जो आपके डायरेक्ट ओपोनेंट, मतलब इन अ कंपटीशन नाउ अभी टॉप 4 के लिए वेस्ट हैम भी जो है वो लड़ रही है. तो नहीं, वो असल में उसमें ये भी है ना, उसमें आप दो बोथ वेज देखो. एक तो जाहिर बात है कि वो हाई लेवल compete कर रहे हैं, तो उसमें लिंगार्ड के फ्लरिश होने के चांस है. दूसरा, एज यू नो, आई थिंक सो वो है कि नहीं, लिंगार्ड का जो एजेंट है वो मिनी रायोला ही है. सो अगर हमने उसे बेचना भी है तो एक इनफॉर्म प्लेयर हमें आएगा तो उसकी एक मार्केट वैल्यू भी हम एक इंडिकेट करवा सकते हैं. हाँ, ये इधर बैठे बैठे तो उसे जांगी लग रहा था ना. डेक्लन राइस मुझे पसंद है वैसे. बेसिकली अगर सीडीएम के लिए देखा जाए तो डेक्लन राइस का कोई अंदर 100 मिलियन कर सकते हैं, लेकिन इतने अच्छे हम हैं नहीं कितनी फ्यूचर प्लानिंग करें. तो लेट्स सी. डेविड मॉइस ने बोला है कि वो 100 मिलियन का भी नहीं है. लेट्स सी. अंग्रेज है ना, एक तो अंग्रेज प्लेयर इंग्लिश प्रीमियर लीग में जब होता है तो उसकी कीमत ऐसी डबल हो जाती है. तो लेट्स सी हाउ इट गोस. और that was all from the podcast of the post match United versus Brighton.
and hopefully you had enjoyed. And please like and subscribe our channel. And that was all from today. And hopefully we will see you next for pre-match Grenada. We will do that podcast as well. So we will see you again. And till then, take care. And Allah Hafiz. Allah Hafiz.